नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। और आज के इस वीडियो में हम एलटी का यूनिट 4 से रिलेटेड 115 एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास है, भिन्न भिन्न कक्षाओं के लिए भिन्न भिन्न पाठ्यक्रम क्यों आवश्यक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आप देख सकते हैं कि भिन्न भिन्न कक्षाओं में भिन्न भिन्न स्तर के छात्र होते हैं, या प्रत्येक कक्षा के छात्रों की रुचियाँ अलग अलग होती हैं, या छात्रों की आयु भिन्न होती है, या प्रत्येक कक्षा के छात्रों का सामाजिक स्तर भिन्न भिन्न होता है। तो सही आंसर है, क्योंकि भिन्न भिन्न स्तर के छात्र होते हैं अलग अलग कक्षाओं में। अगला है, जनजाति के बच्चों के लिए किस प्रकार के विद्यालय उपयुक्त हैं। जनजाति के बच्चों के लिए जो उपयुक्त विद्यालय हैं वो कौन से हों, जो शहर में हो, जो बोर्डिंग प्रकार के हों, या उनके क्षेत्र में हो जो बिना बोर्डिंग के हों। तो जो बोर्डिंग प्रकार के हों ऐसे विद्यालय उपयुक्त हैं। प्रौढ़ शिक्षा की आवश्यकता क्यों होती है। प्रौढ़ शिक्षा की क्यों आवश्यकता है। तो ऑप्शन देख सकते हैं। प्रौढ़ शिक्षित हो जाएं तो वे बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं, या क्योंकि देश में पर्याप्त संख्या में प्रौढ़ हैं, या इनके शिक्षित होने से वे अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। इनके शिक्षित होने से देश में साक्षरता का प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो क्योंकि इनके शिक्षित होने से वे अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने प्रौढ़ों की आयु की निम्नलिखित में से कौन सी सीमा रखी है। तो प्रौढ़ आयु की सीमा रखी है 15 to 35 ईयर्स। जनजातीय बालकों को शिक्षित करने हेतु क्या करना उचित है। तो उनको शिक्षा के महत्व से अवगत कराना चाहिए, और उनके लिए शिक्षा संस्थाओं का निर्माण, उनको वजीफा देना। तो ये सभी सही हो जाएंगे। अगर देखिए, आजकल शहरों में प्राइवेट शिक्षण हेतु बहुत से केंद्र खुल गए हैं, इनसे क्या हानि संभव है। छात्र स्वाध्ययन नहीं करेंगे, ये भी सही है। छात्र विद्यालय में शिक्षण करना पसंद नहीं करते, छात्र केवल परीक्षा की दृष्टि से अध्ययन करते हैं। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। छात्रों में ईमानदारी तथा अन्य गुणों का विकास कैसे संभव है। तो छात्रों के में ईमानदारी और अन्य गुणों का विकास कैसे किया जा सकता है। ऑप्शन आप देख सकते हैं। कक्षा के किसी ईमानदार छात्र का उदाहरण देकर। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। विद्यालयों में एनएसएस के कार्यक्रम से छात्रों को क्या लाभ होता है। एनएसएस के कार्यक्रम से क्या लाभ होता है। तो एनएसएस के कार्यक्रम से उनमें समाज के प्रति अच्छी भावना विकसित होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए, विद्यालय की परामर्श कमेटी में कौन कौन से लोग सदस्य होने चाहिए। जो परामर्श कमेटी होती है विद्यालय की, उसमें कौन कौन से सदस्य होने चाहिए। केवल शिक्षक नहीं, शिक्षक, प्राचार्य, प्रबंध समिति, शिक्षक भी होने चाहिए, प्राचार्य भी, और विद्यालय के छात्र भी उसमें परामर्श कमेटी के सदस्य होने चाहिए। कक्षा में किसी समूह का निर्माण करने में आपस में मतभेद को किस प्रकार सुलझाएंगे। तो आपस में मतभेद को सुलझाने के लिए कक्षा के नेता को विद्यालय से निकाल देंगे, सभी छात्रों को निकाल देंगे, या आर्थिक दंड देंगे, बल्कि उनको समूह में बांधकर कुछ कार्य करने को देंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा कमीशनों में सदस्य होने चाहिए। शिक्षा कमीशनों में सदस्य होने चाहिए शिक्षक, प्राचार्य तथा समाजशास्त्री। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसी शिक्षा आयोग में कौन कौन से लोग सदस्य होने चाहिए। तो फिर से वही क्वेश्चन है। शिक्षा आयोग में अध्यक्ष, प्राचार्य और शिक्षक होने चाहिए। विद्यालय की सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण होगा। सहगामी क्रियाओं के प्रति जो दृष्टिकोण होगा, सभी क्रियाओं में योगदान देंगे। सहगामी क्रियाओं के प्रति आपका दृष्टिकोण होना चाहिए कि आप सभी क्रियाओं में योगदान देंगे। ऐसा नहीं केवल जिनमें रुचि होगी, विशेष प्रतिक्रिया नहीं होगी। अगला देखिए, छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु क्या करेंगे। श्रम के महत्व के विकास के लिए क्या करेंगे। स्वयं श्रम संबंधित कार्य करेंगे। यही ऑप्शन इनमें से सबसे सही होगा। अगला प्रश्न है, छात्रों में सामाजिक गुण विकसित करने हेतु क्या करेंगे। सामाजिक गुण विकसित करने के लिए क्या कर सकते हैं। उनमें छात्रों में प्रेम भावना का विकास करेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए, राष्ट्रीय एकता का विकास होगा यदि एक शिक्षक अपने क्षेत्र में नौकरी करे, ग्राम में नौकरी करे। तो सही आंसर हो जाएगा अपने देश में कहीं भी नौकरी करे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शिक्षकों को समाज द्वारा अच्छी नज़र से नहीं देखे जाने के क्या कारण हो सकते हैं। तो क्योंकि अधिक ट्यूशन करते हैं, शिक्षक अपना कार्य लगन से नहीं करते हैं, राजनीति में अधिक रुचि लेते हैं। तो ये सभी कारण हो सकते हैं।
छात्रों को जीवन में कैसे अनुशासित बनाया जा सकता है? तो अनुशासित बनाए जाने के लिए एक अनुशासित छात्र को पुरस्कारों के एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरण से क्या लाभ है? तो इससे राष्ट्रीय एकता का विकास संभव है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वह देखिए, सामाजिक वंचन सर्वाधिक था। सामाजिक वंचन जो है किस काल में सर्वाधिक था? तो ब्रिटिश काल में सर्वाधिक सामाजिक वंचन था। वह देखिए, शारीरिक दृष्टि से वंचित बालक को प्राय कहा जाता है। जो शारीरिक दृष्टि से वंचित बालक है उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे विकलांग या अब दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया जाता है। इनमें से किसका संबंध समानता से नहीं है? समानता से नहीं है इनमें से अधिगम पठार जो है इसका संबंध समानता से नहीं है। बाकी प्रवेश के नियम ये सब समानता से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय असमानता को दूर करने के लिए प्रभावी नहीं है? असमानता को दूर करने के लिए प्रभावी नहीं है इनमें से शिक्षा शुल्क में वृद्धि, इससे असमानता दूर नहीं होगी। विकलांगता की दृष्टि से सन 1975 क्यों प्रसिद्ध है? तो 1975 वर्ष इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसमें विकलांगों का घोषणा पत्र आया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष घोषित हुआ था। तो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष जो है 1981 को घोषित किया गया था। भारत में विकलांग दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो विकलांग दिवस जो है प्रतिवर्ष मार्च का तृतीय रविवार को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। सन 2001 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता प्रतिशत है 2001 की बतानी है तो 54% था 2001 की जनगणना के अनुसार। जनजातियों की समस्याओं के समाधान हेतु राष्ट्रीय उपवन का सुझाव किसने दिया? राष्ट्रीय उपवन का सुझाव दिया था वेरियर एल्विन ने। ऑप्शन नंबर ए। संविधान के किन प्रावधानों के अंतर्गत राज्यपालों को जनजातियों के संदर्भ में विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं? तो जनजातियों के संदर्भ में 342 और 244 के संबंध में विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, जनजातियों की समस्याओं के समाधान हेतु पुनरुत्थान का सुझाव किसने दिया था? तो पुनरुत्थान का सुझाव दिया था वेरियर एल्विन ने। ऑप्शन नंबर डी। किस जनगणना में अनुसूचित जातियों के लिए दलित के स्थान पर बाहरी जातियों शब्द का प्रयोग किया गया? तो बाहरी जातियों शब्द का प्रयोग किया गया 1931 की जनगणना के टाइम पे। जनजातियों की अस्थायी कृषि को क्या कहा जाता है? अस्थायी एक तरह से जो कृषि है इसको झूमिंग कहते हैं, झूमिंग खेती कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी को भी धर्म, प्रजाति, जाति एवं लिंग के आधार पर मताधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा? तो ये कहा गया है 325 में कि धर्म, लिंग, जाति के आधार पर वोट देने से वंचित नहीं किया जा सकता है। जनजातियों की समस्याओं के समाधान हेतु पृथक्करण का सुझाव किसने दिया? पृथक्करण का सुझाव हट्टन ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटिए। असत्य कथन यहाँ पर छांटना है। और यहाँ पर देखिए, अनुसूचित जनजातियों की एक प्रमुख समस्या दहेज है। दुर्गम निवास अनुसूचित जातियों की एक समस्या है। जनजातियों की समस्या कमजोर कड़ी का पता लगाना है, ये भी है। और जनजातियों की समस्या धर्म परिवर्तन की भी है। तो धर्म परिवर्तन की भी है इनकी समस्या। तो कुल मिलाकर जो है, जो सबसे सही आंसर इनमें से हो जाएगा वो हो जाएगा जो असत्य कथन है वो ऑप्शन नंबर बी है। दहेज की प्रमुख समस्या नहीं है। अगला क्वेश्चन, जनजातियों को पिछड़े हिंदू किसने माना है? तो ये माना है आपका घुरिये ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनजातियों की समस्याओं के समाधान हेतु आत्मसात का सुझाव किसने दिया? तो आत्मसात का सुझाव बताना है, ये दिया था अक्षय देसाई ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जनजाति की नहीं है? जनजाति की जो विशेषता नहीं है इनमें से वो है बहिर्विवाह नहीं है। बाकी सामान्य भूभाग, सामान्य भाषा, सामान्य संस्कृति होती है। अनुसूचित जाति व जनजाति के कमिश्नर का कार्य क्या है? इनके लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, मुकदमे में कानूनी सहायता दिलाना, इसके अलावा इनके कल्याण कार्यों की समय समय पर जांच कर राष्ट्रपति को उसकी जानकारी देना। तो ये सभी हो जाएंगे। देखिए, मुकदमे में कानूनी सहायता दिलाना इसका काम नहीं है। आर्थिक सहायता प्रदान करना भी नहीं है। इनके कल्याण कार्यों की समय समय पर जांच कर राष्ट्रपति को उसकी जानकारी देना। ऑप्शन नंबर
आरक्षण कानून किस सन में बना? तो सिविल राइट्स जो प्रोटेक्शन एक्ट है वो ये एक्ट आपका बना था 1976 में, 1976 में। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कब तक की गई है? तो आरक्षण की व्यवस्था की गई है 25 जनवरी 2010 तक की गई थी, लेकिन अभी जो है 2027 तक आई थिंक, अगर करेक्ट है तो करेक्ट, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए इसका। ये पुराना क्वेश्चन है, किसी एग्ज़ाम में आ रखा है। भारतीय संविधान के 12वें भाग के 275वें अनुच्छेद में जनजाति कल्याण के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की गई है? तो ये व्यवस्था की गई है, केंद्रीय सरकार राज्यों को जनजातीय कल्याण एवं उनके उचित प्रशासन के लिए विशेष धनराशि देगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में निम्नलिखित में से क्या प्रावधान किया गया है? तो क्या प्रावधान किया गया इनमें से? देखिए, दुर्बलतर लोगों, जनजातियों की शिक्षा संबंधी एवं आर्थिक हितों की रक्षा, सभी प्रकार के सामाजिक अन्याय व शोषण से उनकी रक्षा, ये है हमारे संविधान में। SC और ST को धार्मिक स्थानों में प्रवेश की इजाज़त देता है, ये भी सही है। विधानसभा, लोकसभा एवं ग्राम पंचायत में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के प्रतिनिधित्व की भी व्यवस्था है, तो उपयुक्त सभी हमारा सही आंसर। अंतर्गत SC ST के कल्याण, ST का है केवल, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु राज्य के सलाहकार परिषदों एवं पृथक विभागों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो ये प्रावधान किया गया है आपका 146 एंड 338 आर्टिकल में। समान अवसर दिया जाए को महत्व दिया जाता है। तो क्या महत्व दिया जाता है, किस आयाम के अनुसार महत्व दिया जाता है? आंसर हो जाएगा, इसको कहते हैं सामाजिक न्याय आयाम। तो सोशल जस्टिस जो आयाम है उसके अकॉर्डिंग। शिक्षा प्रबंधन का मुख्य आयाम क्या है? तो मुख्य आयाम शिक्षा प्रबंधन का हो जाएगा मानव शक्ति आयाम, सामाजिक मांग आयाम, विनियोग आयाम, ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। शिक्षा प्रबंधन का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो प्रमुख कार्य क्या होगा? मैनेजमेंट का कार्य बताना है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपके यूनिट 5 के जहाँ पर मैनेजमेंट है उससे रिलेटेड भी आ जाएंगे। तो नियोजन करना जो है, मैनेज करना एक तरह से इसका मुख्य कार्य हो गया। व्यय लाभ विश्लेषण को महत्व दिया जाता है। व्यय लाभ विश्लेषण को महत्व दिया जाता है शैक्षिक उत्पादकता में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव स्रोतों के विकास को प्राथमिकता दी जाती है। मानव स्रोतों के विकास को प्राथमिकता दी जाती है मानव शक्ति आयाम में। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षा प्रबंधन के आयामों को महत्व दिया जाता है। शिक्षा प्रबंधन के आयामों को शिक्षा प्रशासन में महत्व दिया जाएगा, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में। संस्थागत नियोजन में महत्व दिया जाता है। संस्थागत नियोजन में किसको? मैं संस्था के उद्देश्यों को और उपलब्ध संसाधनों को, तो इन दोनों को ही महत्व दिया जाता है संस्थागत नियोजन में। प्राचार्य की भूमिका होती है। तो प्राचार्य एक निर्देशक के रूप में कार्य करता है, परीक्षा अधीक्षक भी और एक प्रशासक भी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विद्यालय संचालन में प्राचार्य को क्या करना है? तो प्राचार्य को यहाँ पर देख सकते हैं उत्तरदायी होना, भूमिका निर्वाह करना होता है, जवाब देना होता है। तो ये सभी सही आंसर हो जाएंगे। विद्यालय में छात्रों की अनुशासनहीनता बढ़ना एक तरह से क्या है? प्राचार्य का कार्य है, प्राचार्य का उत्तरदायित्व है, प्राचार्य की भूमिका है या प्राचार्य की जवाबदेहिता है? तो आंसर हो जाएगा जवाबदेही है। ऑप्शन नंबर डी। शिक्षक की भूमिका होती है। शिक्षक की भूमिका किस रूप में होती है? तो दार्शनिक, निर्देशक और एक मित्र। तो ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में शिक्षण के समय अनुशासन रखना। कक्षा में शिक्षण के समय अनुशासन रखना एक उत्तरदायित्व है। ऑप्शन नंबर बी। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने प्रस्तुत किया था शैक्षिक प्रशासन का प्रारूप। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कार्यालय स्थित है। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कार्यालय आपका नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश में संस्थाओं का स्वरूप है। उत्तर प्रदेश में संस्थाओं का स्वरूप, दोनों तरह की संस्थाएं होती हैं, राजकीय संस्थाएं भी और स्वयंसेवी संस्थाएं भी। राष्ट्रीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कार्य क्षेत्र है।
जो आपका अनुसंधान एवं यानी जो एनसीईआरटी है इसका कार्यक्षेत्र बताना है। तो एनसीईआरटी का कार्यक्षेत्र होता है आपका प्राथमिक शिक्षा भी और माध्यमिक शिक्षा भी, उपरोक्त दोनों हो जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कार्यक्षेत्र है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कार्यक्षेत्र जो है उच्च शिक्षा है, हायर एजुकेशन। राज्य शिक्षा का मुख्य अधिकारी होता है, राज्य शिक्षा का मुख्य अधिकारी आपका शिक्षा मंत्री होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राज्य शिक्षा का अध्यक्ष होता है, राज्य शिक्षा का अध्यक्ष जो होता है वो राज्यपाल होता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो मुख्य कार्य इसका है अनुदान देता है उच्च शिक्षा के लिए, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत का अंत करता है? तो छुआछूत का अंत करने वाला जो आर्टिकल है हमारे पास वो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 17, सही उत्तर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 17। अगला क्वेश्चन है, समानता को बढ़ावा देने के लिए क्या बाधाएं चुनौतियां हैं? समानता को बढ़ावा देने के लिए शक्ति, राजनीति, संस्कृति, ये सभी जो हैं चुनौतियां होती है। प्रतिभा क्या है? क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्रतिभा क्या होती है? तो ऑप्शन देख सकते हैं और सही आंसर है मानव में स्थिति भी है, मतभेदों को प्रतिबंधित करने के लिए भी है, निष्पक्ष प्रतियोगिता के आधार पर, ये सभी आंसर हो जाएंगे। कौन सा अधिनियम कहता है कि आपकी विकलांगता के कारण आपके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता? तो यह आर्टिकल है आपका समानता जो अधिनियम है 2010 का, ये कहता है कि विकलांगता के कारण आपके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मिशन इंगित करता है कि गरीबों की सेवा भगवान की सेवा है? कौन सा मिशन इनमें से इंगित करता है? तो सही आंसर हो जाएगा रामकृष्ण मिशन कहता है। अगला क्वेश्चन, समानता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पथ क्या हैं? तो समानता प्राप्त करने के लिए ये पथ दिए गए हैं, सभी सही हैं। उचित उपचार एवं सार्वभौमिक सार्वजनिक सेवाएं, वंचित समूहों के लिए लक्षित कार्यवाही और सामाजिक सुरक्षा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। एक उत्तम पर्यवेक्षक निम्नलिखित में से कार्य नहीं करेगा? कौन सा कार्य एक उत्तम पर्यवेक्षक नहीं करेगा? यहाँ पर देख सकते हैं, वह अपनी पर्यवेक्षण कुशलताओं के स्वतंत्र मूल्यांकन के लिए शिक्षकों का सहारा लेना चाहिए। वह स्वीकारोक्ति करे कि कुछ शिक्षक उससे उत्तम शिक्षण कार्य कर सकते हैं, ये भी सही है, करना चाहिए। नवीन विधियों के संदर्भ में दृष्टिकोण को परिवर्तित कर सके, तो ये भी करना चाहिए। वह अपने सभी सहयोगी शिक्षकों में किसी एक उत्तम शिक्षण विधि के प्रयोग की प्रत्याशा प्रकट करें, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। प्राय प्रशासक श्रेष्ठ कक्षाध्यापकों को शिक्षण के साथ साथ विद्यालय निरीक्षण का कार्य सौंप देते हैं। यह प्रक्रिया जिस तथ्य को नकारती है वो कौन सा तथ्य है? तो ये तथ्य है कि पर्यवेक्षण के लिए पृथक गुणों की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य विद्यालय अधीक्षक का नहीं है? विद्यालय अधीक्षक का कर्तव्य नहीं है। स्थानीय विद्यालय नीतियों को निश्चित करना इसका कार्य नहीं है, बाकी सभी जो हैं विद्यालय निरीक्षक का कार्य है। आप ऑप्शन एक बार देख सकते हैं। एक प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य की प्रशासन क्षमता पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव पड़ता है? तो प्रशासन क्षमता पर प्रभाव पड़ता है विद्यालय प्रशासन संबंधी मूलभूत सिद्धांतों का ज्ञान उसे होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रभावी पर्यवेक्षण की प्रामाणिक स्थिति को कौन सा कथन प्रकट करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षक की जिस सीमा तक उन्नति संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है, ऑप्शन नंबर बी इनमें से सही उत्तर हो जाएगा। छात्रों के योग्यता समूहों के निर्माण के संबंध में उचित मत प्रतीत होता है। योग्यता समूहों के निर्माण के संबंध में सही स्टेटमेंट यहाँ पर चयन करना है। यह व्यक्तिगत नेतृत्व तथा कार्य करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करता है। योग्यता समूहों का निर्माण, बाकी व्यक्तिगत भेदभाव की समस्या का समाधान नहीं करता है। तो बाकी ये सभी स्टेटमेंट एक बार आपको रीड डाउन जरूर कर लेने हैं। विद्यालय संगठन की उत्कृष्ट पहचान का चिन्ह है। विद्यालय संगठन की उत्कृष्ट पहचान का चिन्ह इनमें से हो जाएगा आपका शिक्षण हेतु शिक्षकों की तैयारी जो है उत्कृष्ट पहचान का चिन्ह होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानाचार्य का प्रमुख उत्तरदायित्व है। प्रधानाचार्य का सबसे प्रमुख उत्तरदायित्व जो है शिक्षण योजना को नेतृत्व प्रदान करना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनिक हित लाभ निम्नलिखित में से किस में निहित है?
प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनिक हित लाभ जो है वो शिक्षक सुधार में निहित है, सबसे ज़्यादा शिक्षक सुधार में। पर्यवेक्षक एवं शिक्षक के मध्य टीचिंग का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो मुख्य उद्देश्य जो होना चाहिए वो विद्यालय की प्रगति के संदर्भ में उपयोगी विचारों का आदान प्रदान करने में सफल, एक तरह से इसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। अगला है, शिक्षकों के पर्यवेक्षण के आधार पर जो प्रमुख उद्देश्य प्राप्त किया जाता है वह है, तो वो है आपका इनमें से अधिगम प्रक्रियाओं को उन्नत बनाना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षण पर्यवेक्षण का प्रमुख कार्य है, यानी शिक्षण का जो पर्यवेक्षण होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, उसका मुख्य कार्य क्या है? तो मुख्य कार्य यही होगा, छात्रों के कल्याण की प्रोन्नति होनी चाहिए। परामर्श प्रदान करने की स्थिति में एक परामर्शदाता जो प्रथम कार्य करता है वह है, तो परामर्शदाता जो पहला कार्य करता है वह अपने छात्र से मधुर संबंध स्थापित करता है, सबसे पहला कार्य उसका यही होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति विद्यालय के अंदर छात्रों को उत्तम निर्देशन प्राप्त कर सकता है? तो कक्षा का शिक्षक कर सकता है, ऑप्शन नंबर सी। निर्देशन विशेषज्ञ ये सब नहीं, बल्कि कक्षा का शिक्षक। कक्षा के अध्यापक द्वारा निर्देशन संबंधी जो प्रमुख कार्य किया जाता है वह कार्य है, तो कक्षा के एक तरह से अध्यापक द्वारा निर्देशन संबंधी जो प्रमुख कार्य किया जा सकता है, एक न्यायविद की तरह जो व्यक्तियों के साथ उचित व्यवहार करना सीखता है, नैतिकवादी की तरह जिसे निर्देशन का आधार पूर्ण नैतिक एवं सामाजिक बनाता है, एक दर्पण की तरह, बल्कि सबसे सही हो जाएगा आपका एक सहायक की तरह जिससे वर्तमान समय की कठिनाइयों में छात्र एक सहारा ढूंढता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से परामर्श प्रदान करने की सर्वाधिक आपत्तिजनक प्रक्रिया कौन सी है? विशेष रूप से जब वह किशोर वय के बालकों के साथ कार्य करता है, तो सबसे आपत्तिजनक जो प्रक्रिया होगी वो कौन सी होगी? तो सबसे आपत्तिजनक इनमें से छात्रों की समस्याओं को स्वयं अपना उत्तरदायित्व मानकर उनका समाधान करना एक आपत्तिजनक प्रतिक्रिया है, बल्कि केवल छात्रों को यह बताना कि आप उनकी कहाँ तक सहायता कर सकते हैं ये सही है। व्यवहार के गतिशील पक्षों को अंतर पैदा करना, एक तरह से अस्वीकृत एवं अवांछनीय व्यवहार को अधिक उपयुक्त एवं वांछनीय व्यवहारों में परिवर्तित कर देना, तो ये सभी से ज़्यादा जो है अगर आप उनका उत्तरदायित्व तो स्वयं ही निभाने की कोशिश करते हैं तो ये एक आपत्तिजनक प्रक्रिया है। एक शिक्षक जो परामर्शदाता के रूप में विद्यालयों में घूम घूम कर कार्य करता है उसके कार्य को कहा जा सकता है, उसका कार्य किस टाइप का है? उसका कार्य है निर्देशन संबंधी कार्य। एक परामर्शदाता का हाई स्कूल स्तर पर प्रमुख दायित्व होता है, तो हाई स्कूल स्तर पर छात्रों को अपनी समस्याओं के समाधान में सहायता करने योग्य बनाना उसका प्रमुख कार्य होगा। निर्देशन में शिक्षक की सर्वप्रमुख भूमिका होती है। निर्देशन में सर्वप्रमुख भूमिका जो है छात्रों के दैनिक जीवन संबंधी समस्याओं का समाधान करना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, गृह कक्ष योजना का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? गृह कक्ष जो योजना है इसका कार्य इनमें से समूह व्यक्तिगत निर्देशन प्रदान करना, उपस्थिति लेना, घोषणाएं, अध्ययन आदतों को विकसित करना, तो कौन सा कार्य नहीं है? ये कार्य है, बल्कि इनमें से कोई नहीं जो है ये कार्य जो है गृह कक्ष योजना के हैं सभी। अगला है, गृह कक्ष योजनाओं जो होम रूम प्रोग्राम्स हैं की संस्तुति प्राय इसलिए की जाती है क्योंकि वे शिक्षक को निम्नलिखित अवसर प्रदान करती हैं, तो ये अवसर प्रदान करती हैं यहाँ पर छात्रों को निर्देशन सेवाएं प्रदान करने का अवसर प्रदान करती हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, कक्षा के शिक्षक द्वारा निर्देशन प्रदान करने की सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो सबसे बड़ी बाधा इनमें से कक्षा की समस्याओं में अधिक सूझ है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, मान लीजिए एक शिक्षक छात्र की किसी समस्या से ग्रस्त है, वह अपने शिक्षक से एक छात्र किसी समस्या से ग्रस्त है और अपने शिक्षक से पूछता है अब मैं क्या करूं, इस छात्र की समस्या के संबंध में शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को करना चाहिए कि छात्र से गहन वार्तालाप करे और उसके विश्लेषण के आधार पर जो भी उपयुक्त निदान लगे छात्र को सुझा दे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, प्राय निम्नलिखित क्षेत्र में परामर्शदाता सफल नहीं हो पाता है। किन क्षेत्रों में
परामर्शदाता सफल नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर सभी छात्र समस्याओं के समाधान के लिए नवीन युक्तियों का अपनाना, इस क्षेत्र में सभी छात्र जो है नई युक्तियों का अपनाएं, ऐसा संभव नहीं हो पाता है। तो परामर्शदाता इसमें सफल नहीं हो पाता है। गृह कक्ष योजना में सर्वाधिक प्रभावी क्रिया होती है। तो सर्वाधिक प्रभावी क्रिया जो है निर्देशन प्रदान करना होता है। निर्देशन कार्यक्रम के संचालन में एक शिक्षक अपने छात्रों की सहायता भी प्राप्त कर सकता है। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर उत्तम व्यवहार के लिए पुरस्कार के आधार पर। एक विद्यालय में औसत छात्र को कितना प्रभावी निर्देशन प्राप्त हो पाता है, यह निर्भर करता है। तो ये निर्भर करेगा निर्देशन देने वाले पर, निर्देशन दाता पर। एक छात्र को परामर्श प्रदान करते समय यह सर्वोत्तम उपाय है कि इनमें से सबसे उपयुक्त जो उपाय है, छात्र स्वयं अपनी समस्या तथा भावनाओं का विश्लेषण करे। ऑप्शन नंबर बी इनमें से सबसे सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक समय में निर्देशन कार्यक्रम का सामान्य रूप से स्वीकृत संप्रत्यय है। आधुनिक समय में निर्देशन का जो सबसे ज़्यादा स्वीकृत कॉन्सेप्ट है एक तरह से, वो हमें बताना है। तो कक्षा का अध्यापक निर्देशन कार्यक्रम में सुनिश्चित स्थान रखता है, किंतु उसे विशेषज्ञों की सहायता की भी आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निर्देशन कार्यक्रम युवक छात्रों पर अपेक्षाकृत अधिक जोर देता है। इसका कारण यह है कि निर्देशन कार्यक्रम जो है युवक छात्रों पर ज़्यादा जोर देता है। इसका कारण बताना है। तो इसका कारण है यह छात्र स्वयं मदद करने में सहायता करता है, छात्र की स्वयं मदद करने में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर डी। निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य है। तो निर्देशन का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर बताना है। सही आंसर हो जाएगा छात्रों में स्वनिर्देशन की शक्तियों का विकास करना। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस कक्षा में सर्वाधिक समायोजन संबंधी समस्याओं के घटित होने की संभावना पाई जाती है? तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा आपका जूनियर हाई स्कूल में। ऑप्शन नंबर सी। एक प्राथमिक विद्यालय में निर्देशन कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य होता है। प्राथमिक विद्यालय में निर्देशन कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य होता है छात्रों के समायोजन को समुन्नत बनाना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सहायक सामग्री के संदर्भ में वर्तमान प्रवृत्ति है। तो सहायक सामग्री के संदर्भ में वर्तमान प्रवृत्ति, जितनी अधिक पुस्तकें तथा दृश्य श्रव्य सामग्री हो उतना ही उत्तम जो है सहायक सामग्री कहलाएगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए, 10+2+3 पैटर्न के अंतर्गत माध्यमिक स्तर पर पाठ्यपुस्तकों की व्यवस्था की जाती है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका एनसीईआरटी के द्वारा 10+2+3। अब जो है पैटर्न आपका चेंज हो गया है, नया पैटर्न एनईपी 2020 के अनुसार क्या है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन है, छात्रों की रुचियों एवं आवश्यकताओं की उत्तम पूर्ति के संदर्भ में पाठ्यपुस्तकों का चयन निम्नलिखित व्यक्ति के द्वारा किया जाना चाहिए। तो पाठ्यपुस्तकों का चयन जो है वो किया जाना चाहिए एक नवनिर्वाचित पाठ्यपुस्तक समिति के द्वारा किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यदि एक सामुदायिक विद्यालय का भवन काफ़ी भव्य है तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि, तो अगर भवन काफ़ी भव्य है तो इससे क्या अनुमान लगाया जा सकता है? इनमें से उनमें आधुनिक सामग्री से सुसज्जित उत्तम शिक्षण कार्य संपन्न होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। उनमें कार्यरत शिक्षकों का मनोबल ऊंचा है तथा वे मनोयोग से शिक्षण कार्य करता है। एक उत्कृष्ट प्रशासन व्यवस्था है, यह भी जरूरी नहीं है। इनमें से कोई भी ठीक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय मानकीकृत नियमों के अनुकूल 2000 बालकों के प्राथमिक स्कूल के निर्माण में कितनी जगह की आवश्यकता है? अगर 200 बालकों के लिए अगर प्राथमिक स्कूल निर्मित करना है तो आवश्यकता होगी 5 एकड़ ज़मीन की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पाठ्यपुस्तकों के संदर्भ में आधुनिक शिक्षाविदों का विचार है कि, पाठ्यपुस्तकों के संदर्भ में आधुनिक शिक्षाविदों का विचार यहाँ पर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये एक प्रकार के शिक्षण सहायक सामग्री है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमने टोटल 115 क्वेश्चन डिस्कस किए। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों से वीडियो शेयर करें। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।